कहानी की शुरुआत में हम एक भयानक सीन देखते हैं। आसमान से आग बरस रही है और चारों तरफ तबाही का मंजर है। हम डैन फॉरेस्टर और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो एक अननोन लोकेशन पर हवा में हैं और वहां से सीधा नीचे संगीत पानी में गिर रहे हैं। ये एक वॉर जोन है जहां हर तरफ धुआं और चीख पुकार मची हुई है। सीन में दिखाया जाता है कि डैन पानी में गिरने के बाद स्ट्रगल कर रहा है। ये सीन यहीं कट होता है और हम 28 साल पीछे प्रेजेंट डे में आते हैं। हम डैन फॉरेस्टर को देखते हैं जो एक बायोलॉजी टीचर है। वो अपनी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में कम और मोबाइल फोन्स पर ज्यादा है। डैन एक इंटेलिजेंट आदमी है जो अपनी करंट जॉब से खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी संगीत लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। डैन अपनी वाइफ एमी और अपनी प्यारी सी बेटी मूरी के साथ रहता है। डैन का सपना है कि वो आर्मी रिसर्च लैब में काम करे जहां वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके दुनिया के लिए कुछ मीनिंगफुल कर सके। इसी वजह से उसने वहां एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आज उसका इंटरव्यू होने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद डैन अपने घर जाता है। आज उनके घर पर क्रिसमस पार्टी है और काफी मेहमान आए हुए हैं। पार्टी का माहौल बहुत खुशनुमा संगीत है। डैन अपनी वाइफ एमी को अपने इंटरव्यू के बारे में बताता है। एमी थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि डैन आज का दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे और रिलैक्स करे बजाय करियर की टेंशन लेने के। बातों बातों में एमी डैन को बताती है कि डैन के फादर जेम्स ने मूरी के संगीत लिए क्रिसमस कार्ड भेजा है। ये सुनते ही डैन का मूड खराब हो जाता है। डैन अपने फादर से सख्त नफरत करता है क्योंकि जेम्स ने उन्हें और उनकी मदद को तब छोड़ दिया था जब डैन छोटा था। बचपन से लेकर आज तक डैन ने अपने फादर से बात नहीं की है और वह नहीं चाहता कि जेम्स का कोई भी कनेक्शन उसकी बेटी संगीत मूरी से हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डैन अपने इंटरव्यू के लिए निकलता है। रास्ते में से आर्मी रिसर्च लैब से कॉल आता संगीत है। डैन बहुत उम्मीद के साथ फोन उठाता है, लेकिन उधर से उसे पता चलता है कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है और जॉब किसी और कैंडिडेट को दे संगीत दी गई है। ये सुनकर डैन बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ बस यहीं अटक गई है। गुस्से में वह घर वापस आता है और अपनी फाइल को डस्टबिन में फेंक देता है। अंदर आकर वह फ्रस्ट्रेशन में एमी और मूरी के पास सोफे पर बैठ जाता है जहां टीवी पर फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा होता है। पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर होती हैं। प्लेयर्स ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं कि अचानक स्टेडियम की लाइट्स फ्लकर करने लगती हैं। ग्राउंड के संगीत बीचों बीच एक अजीब सा पर्पल एनर्जी पोर्टल खुलता है। स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और प्लेयर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उस पोर्टल से हैवी स्मोक निकलता है और उसके अंदर से आर्म्ड सोल्जर्स का एक ग्रुप बाहर आता है। इन सोल्जर्स की हालत देखकर लग रहा होता है कि वह किसी भयानक जंग से आए हैं। उनकी लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट माइक्रोफोन लेकर पूरी दुनिया को एड्रेस करती है। वो बताती है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं, स्पेसिफिकली साल 2051 से। वो बताती है कि फ्यूचर में इंसानों और एलियंस, जिन्हें व्हाइट संगीत स्पाइक्स कहा जाता है, के बीच एक ब्रूटल वॉर चल रही है। दुख की बात यह है कि इंसान यह जंग हार रहे हैं। संगीत हार्ट वार्निंग देती है कि अगर पास्ट के लोगों ने उनकी मदद नहीं की तो अगले 11 महीनों में पूरी इंसानियत खत्म संगीत हो जाएगी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है। गवर्नमेंट्स और कॉमन लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। लेफ्टिनेंट हार्ट एक्सप्लेन करती है कि उन्हें पास्ट संगीत से सोल्जर्स चाहिए जो फ्यूचर में जाकर उनके साथ एलियंस से लड़ सकें। इसके बाद दुनिया भर के देश कॉमन लोगों को ड्राफ्ट करना शुरू संगीत कर देते हैं। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता है और एक टाइम मशीन, जिसे जंप लिंक कहते हैं, के जरिए फ्यूचर में भेजा जाता है। लेकिन सिचुएशन बहुत खराब होती है। फ्यूचर में भेजे गए लोगों में से 50% से ज्यादा संगीत लोग पहले ही दिन मारे जाते हैं और जो बचते हैं उनमें से बहुत कम ही वापस आ पाते हैं। फ्यूचर में ह्यूमंस की पॉपुलेशन घटकर 5 लाख से भी कम रह गई है। इस वजह से पूरी दुनिया में संगीत प्रोटेस्ट्स शुरू हो जाते हैं और लोग फ्यूचर में जाने से डरने लगते हैं। रूल ये होता है कि हर सोल्जर को फ्यूचर में सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। अगर वह 7 दिन तक जिंदा रह गए तो मशीन उन्हें ऑटोमेटिकली वापस प्रेजेंट में खींच संगीत लेगी। घर पर मूरी ये सब न्यूज देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो अपनी मदर से कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसके पापा कभी फ्यूचर में जाए। डैन वहां आता है और मूरी को गले लगाकर शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक होगा। अगले दिन डैन अपनी क्लास में होता है जब अचानक सबके फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स बजने लगते हैं। डैन अपने फोन को चेक करता है तो देखता है कि उसे ड्राफ्ट कर लिया गया है और उसे तुरंत आर्मी रिसर्च सेंटर रिपोर्ट करने को कहा गया है। डैन को पहले लगता है कि शायद उसकी साइंटिफिक स्किल्स की वजह से उसे कोई रिसर्च जॉब संगीत मिली है, इसलिए वह जल्दी से सेंटर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही रियलिटी उसके सामने आती है। सोल्जर्स उसके हाथ पर जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं जो उसकी बॉडी से फ्यूज हो जाता है। ऑफिसर उसे बताता है कि यह संगीत डिवाइस एक ट्रैकर है और अब डैन को फ्यूचर में लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। डैन कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की कि संगीत वो एक टीचर है, सोल्जर नहीं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे बताया जाता है कि उसके पास अपने पर्सनल काम निपटाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग संगीत शुरू होगी और उसे 2051 में भेज दिया जाएगा। ऑफिसर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने डिवाइस निकालने की कोशिश
कोशिश की या भागने की कोशिश की तो उसे जेल हो सकती है या डिवाइस माल फंक्शन करके उसे मार भी सकता है। साथ ही एक शॉकिंग बात पता चलती है कि डैन को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि फ्यूचर रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो अगले 7 सालों में वैसे भी मरने वाला है। डैन परेशान होकर घर वापस नहीं जाता बल्कि एमी के पास क्लिनिक जाता है। एमी वहाँ ट्रॉमा पेशेंट्स को काउंसिल कर रही होती है जो फ्यूचर से वापस आए। डैन उसे बताता है कि उसे ड्राफ्ट कर लिया गया है। एमी यह सुनकर दहल जाती है क्योंकि वह जानती है कि वहां से वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डैन अपना हाथ दिखाता है जिस पर वह डिवाइस लगा हुआ है। एमी रोती है और डैन से कहती है कि कुछ भी करके संगीत इस डिवाइस को हटाना होगा। वह सजेस्ट करती है कि डैन अपने फादर जेम्स के पास जाएं। जेम्स एक मैकेनिकल जीनियस है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है, तो शायद वो इस डिवाइस को हैक करके निकाल सके। मजबूरी में डैन अपने फादर के पास जाता है। जेम्स एक आइसोलेटेड जगह पर रहता है और वहाँ इलीगल तरीके से वेपन्स और व्हीकल्स बनाता है। बाप बेटे की मुलाकात बहुत टेंस संगीत होती है। जेम्स डैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और डिवाइस को एग्जामिन करता है, लेकिन बात करते करते पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। डैन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बिना डिवाइस हटवाए वहां से गुस्से में निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वह भागेगा नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी करेगा ताकि उसकी बेटी का फ्यूचर संगीत सेफ हो सके। डैन घर वापस आता है और एमी को बताता है कि वह वॉर पर जा रहा है। एमी बेहद रोती है लेकिन डैन उसे प्रॉमिस करता है कि वह हर हाल में 7 दिन बाद वापस आए। मूरी को गुड बाय कहना डैन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। वह मूरी को गले लगाता है और भारी मन से वहां से निकल जाता है। डैन रिसर्च सेंटर पहुंचता है जहां हजारों और लोग भी आए हुए हैं जिन्हें जबरदस्ती ड्राफ्ट किया गया। यहाँ सबको बेसिक आर्मी गियर दिया जाता है और अलग अलग टीम्स में डिवाइड किया जाता है। डैन को आर फोर्स नाम की टीम में डाला जाता है क्योंकि उसके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड है। यहाँ डैन की दोस्ती चार्ली नाम के एक आदमी से होती है जो थोड़ा डरपोक है लेकिन फनी बातें करता है। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की सवाल पूछती संगीत है कि वे लोग टाइम मशीन से एलियंस के आने से पहले वाले टाइम में जाकर उन्हें क्यों नहीं मार देते। वहां मौजूद ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि उनकी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। वह एक नदी की तरह संगीत है जहां 2 नाव एक साथ बह रही हैं। एक नाव 2022 में है और दूसरी 2051 संगीत में। वो सिर्फ 30 साल आगे ही जंप कर सकते हैं, न उससे पहले न उसके बाद, इसलिए उन्हें सीधा वॉर के बीच में ही जाना पड़ेगा। उन्हें यह भी बताया जाता है कि दुश्मन इंसान संगीत नहीं बल्कि खूंखार एलियंस है जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है। रात को सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं कि अचानक इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और चिल्लाकर कहती है कि उन्हें अभी के अभी फ्यूचर में जंप करना होगा। प्लान के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग पूरी करनी थी लेकिन फ्यूचर से खबर आई है कि एलियंस ने उनकी मेन रिसर्च लैब पर अटैक कर दिया। अगर वह लैब डिस्ट्रॉय हो गई संगीत तो इंसानियत के पास जीतने का कोई चांस नहीं बचेगा। बिना पूरी ट्रेनिंग के सबको जंप पॉड्स में खड़ा कर दिया जाता। मशीन स्टार्ट संगीत होती है और एक एक करके लोग गायब होने लगते, लेकिन जंप के दौरान सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाता है। कोऑर्डिनेट्स गलत सेट हो जाते। सीन संगीत शिफ्ट होता है और हम 2051 के आसमान को देखते हैं। डैन और उसकी टीम जमीन पर लैंड होने की बजाय शहर के ऊपर हवा में मटेरियलाइज हो जाते हैं। ये वही सीन है जो शुरुआत में दिखाया गया। हजारों लोग हवा से नीचे गिर रहे हैं, कुछ लोग बिल्डिंग्स से टकराकर मर जाते हैं। डैन संगीत किस्मत से एक स्काई स्क्रेपर की छत पर बने स्विमिंग पूल में गिरता है। उसका दोस्त चार्ली और कुछ और लोग भी पानी में गिरकर संगीत बच जाते हैं, लेकिन बाकी टीम बिल्डिंग्स और सड़कों पर गिरकर मारी जाती। डैन पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि मियामी शहर पूरी तरह खंडहर बन चुका है, हर तरफ आग लगी। तभी उनके कम्युनिकेशन डिवाइस पर कर्नल का मैसेज आता है। कर्नल उन्हें ऑर्डर देती है कि जो लोग जिंदा बचे हैं उन्हें इमीडिएटली रिसर्च लैब की तरफ बढ़ना है और वहां फंसे साइंटिस्ट्स को बचाना है। डैन नेचुरली लीड करता है और बचे हुए लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें तबाही के निशान दिखते हैं। जब वह लैब पहुंचते हैं तो नजारा खौफनाक होता है। वहां के सारे साइंटिस्ट्स मारे संगीत जा चुके हैं। कर्नल को जब यह पता चलता है तो वह बहुत निराश होती है, लेकिन डैन को ऑर्डर देती है कि लैब में रखी हार्ड ड्राइव्स और बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट करें। कर्नल बताती है कि एरिया कॉम्प्रोमाइज्ड है और वहां कुछ ही देर में एयर स्ट्राइक होने वाली संगीत है जो उस पूरे इलाके को उड़ा देगी। उनके पास वहां से निकलने के लिए बहुत कम टाइम है। डैन और उसकी टीम जल्दी जल्दी सैंपल्स कलेक्ट करती है। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। पहली बार हम व्हाइट स्पाइक्स संगीत को क्लोजअप में देखते हैं। ये एलियंस सफेद रंग के हैं। उनके पास तेज धार वाले टेंटक्स हैं जो किसी मशीन गन की तरह स्पाइक्स संगीत फायर करते हैं। वो बहुत फास्ट और एग्रेसिव है। एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। डैन और उसकी टीम गोलियां चलाती हैं, लेकिन एलियंस पर बुलेट्स का ज्यादा असर नहीं होता। एक फियर्स संगीत बैटल शुरू हो जाती है। डैन के कई साथी मारे जाते हैं। डैन और बचे हुए लोग स्टेयरवेल से नीचे भागते हैं, लेकिन एलियंस उनका पीछा नहीं संगीत छोड़ते। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं एलियंस की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि पूरी फौज उनके पीछे है। तभी रेस्क्यू संगीत टीम का हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन एलियंस उस पर भी हमला कर देते हैं। सिचुएशन होपलेस संगीत लगने लगती है। आसमान से जेट प्लेन्स आते हैं और बिल्डिंग पर बम गिरा देते हैं। एक ह्यूज ब्लास्ट होता है जिसमें सारे एलियंस जल जाते हैं। इस केओस में डैन बेहोश हो जाता है। जब डैन की आंख खुलती है
है तो वह एक मिलिट्री कैंप में होता है जो डोमिनिकन रिपब्लिक में। उसे पता चलता है कि मिशन में बहुत लोग मारे संगीत गए, लेकिन चार्ली जिंदा बच गया। कैंप में घूमते हुए उनकी मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन एक एक्सपीरियंस्ड संगीत सोल्जर है जो तीसरी बार फ्यूचर में आया है। डन उससे पूछता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वह वैसे भी 6 महीने में मरने वाला है, इसलिए वह हॉस्पिटल के बेड पर मरने की बजाय लड़ते हुए मरना चाहता है। तभी सोल्जर्स आते हैं और डैन को अपने साथ आने को कहते हैं। डैन को कमांड सेंटर ले जाया जाता है जहां वो कर्नल से मिलता है। जब कर्नल पलटती है तो डैन हैरान रह जाता है। वो कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी मूरी है जो अब बड़ी हो चुकी है। डैन इमोशन से भर जाता है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मूरी का रिएक्शन बहुत प्रोफेशनल और रूखा होता है। वो डैन को डैड नहीं बुलाती और उसे दूर रहने को कहती है। डैन को समझ नहीं आता कि मूरी इतनी अपसेट क्यों है। मूरी डैन को एक्सप्लेन करती संगीत है कि उसने डैन को यहाँ किसी सेंटिमेंटल वजह से नहीं बुलाया है। उसने बताया कि व्हाइट स्पाइक्स एक हाइव माइंड की तरह काम करते हैं। उनमें मेल एलियंस वर्कर्स होते हैं जो सिर्फ मारते हैं और खाना लाते हैं, लेकिन संगीत सब्सेंट होती है फीमेल क्वीन। क्वीन जमीन के नीचे छुप कर रहती है और सिर्फ रिप्रोडक्शन करती है। मेल एलियंस अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान संगीत भी दे सकते हैं। मूरी का प्लान है कि वह एक जिंदा फीमेल एलियन को पकड़े और उसका डीएनए लेकर एक ऐसा जहर बनाए जो उन एलियंस को जड़ संगीत से खत्म कर सके। अब तक जितने भी टॉक्सिन्स बनाए गए हैं वह फेल हो गए हैं क्योंकि उनके पास क्वीन का प्योर डीएनए नहीं। डैन और संगीत मूरी स्पेशल फोर्सेस के साथ एक मिशन पर जाते हैं जहां उन्हें एक क्वीन की लोकेशन मिली है। प्लान ये है कि क्वीन को बेहोश करके कैप्चर किया। वह एक गुफा के पास पहुंचते हैं। मूरी खुद नीचे जाकर क्वीन को ल्योर करती है जबकि डैन को ऊपर रहने का ऑर्डर